हम लोग इस वीडियो में अनुमान वक्रों और बजट बाध्यताओं का मतलब क्या हुआ, बजट रेखा और बजट सेट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इससे हम लोग क्या करेंगे, मांग वक्र की व्युत्पत्ति करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे डिमांड कर्व को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छी क्लैरिटी बन जाएगी, है ना। तो आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंटरकनेक्टेड छोटी छोटी 4-5 चीजें हैं, उनको आप अच्छे से समझ लोगे फिर भूलोगे नहीं। तो इसको बहुत आराम से, बहुत धैर्य से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही आराम से समझाऊं। देखिए, ये हमारे यहां पर हम लोग बजट सेट की बात करेंगे, बजट रेखा की बात करेंगे, बजट बाध्यताओं की बात करेंगे और साथ में अनुमान वक्र की बात करेंगे। और यहां पर हम लोग साथ में अपना मांग वक्र उसको बनाते चले जाएंगे, उसको डिराइव करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, उसको डिराइव करते जाएंगे। किसको, मांग वक्र को। तो उस तरफ हमारा मांग वक्र आएगा, इधर हमारा क्या आएगा, अनुमान वक्र और साथ में बजट रेखा। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी जो भी इनकम है वो फिक्स्ड है, एम है, ठीक। मांग वक्र हम लोगों ने पढ़ाई था कि क्या क्या होना चाहिए, मेरी जो अभिरुचि है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए, साथ में जो भी सब्स्टिट्यूट्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं और पूरक वस्तुएं हैं उनके दाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो भी फिक्स्ड है। और साथ में जो मेरी अभिरुचि है और मेरी आमदनी ये भी फिक्स्ड होनी चाहिए। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि मेरा कुछ बजट रेखा है वो ऐसी निकल करके आती है, या ऐसी बना दीजिए। मैं एक उपभोक्ता हूं, है ना। तो यहां पर दूसरी वस्तु होती है मेरे पास और यहां पर होती है पहली वस्तु। हम लोगों ने पढ़ा था, इधर हम लोग पहली वस्तु लेकर के आते हैं, इधर दूसरी वस्तु। तो ये जो बिंदु आ जाता है, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता था हमारा M/P2, यही आया था, है ना। और नीचे क्या आया था, M/P1, ये आ गया था। आप कहेंगे सर ये तो मैं पता ही है। और इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो क्या हो रहा था, हमारा बजट सेट हो रहा था। बजट सेट में वो सारे बंडल्स आ रहे थे जो कोई उपभोक्ता खरीद सकता है, ठीक। इतना हो गया। अब क्या हुआ कि यहां पर सब कुछ फिक्स्ड है, कोई चीज नहीं बदल रही है। सिर्फ एक चीज बदल जाती है कि हमारा क्या बदल जाता है, प्राइस बदल जाता है। लेकिन उसके पहले यहां पर हमारे बहुत सारे अनुमान वक्र होंगे और अनुमान वक्र को मिलाकर के हम लोग क्या बोला करते थे, अनुमान मानचित्र। तो अनुमान मानचित्र हमारा एक दूसरे कलर से करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मुझे दूसरा कलर यूज करने दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक उपभोक्ता हूं और मेरे अनुमान वक्र की जो आकृति है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। इसका मतलब इस बिंदु, ये जो है ये मेरा इष्टतम चयन होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। तो मेरे लिए इष्टतम चयन क्या हो गया, ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु पर मेरे लिए पहली वस्तु की कितनी मात्रा मौजूद होनी चाहिए, इतनी। और इसको मैंने नाम दे दिया X1, ठीक। और ये जो मेरे लिए होनी चाहिए इसको मैंने नाम दे दिया X2, ठीक। ये मेरे लिए X2 है, ये मेरे लिए X1 है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हुआ क्या कि मेरे लिए प्राइस बदल गया। अच्छा, प्राइस बदलने से पहले आप ये समझ लीजिए कि X1 की मांग मैं कब कर रहा हूं, जब मेरे पास P1 क्या है, इस वस्तु का प्राइस है। अब इसी वस्तु के लिए जो पहली वस्तु है, तो यहां पर हम लोग किसका मांग वक्र बना रहे हैं, पहली वस्तु के लिए, ठीक। पहली वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग वक्र, ठीक। अब पहली वस्तु के लिए जब बना रहे हैं तो पहली वस्तु का कितना हमें क्या जानकारी है अभी तक मुझे ये जानकारी है कि यार जब इसका प्राइस कितना है भाई साहब, P1 है, कितना प्राइस है P1, तो मैं इसकी कुछ X1 मात्रा है वो कंज्यूम कर रहा हूं। कितनी, X1 की मैं मांग कर रहा हूं, उतना ही मैं खरीद रहा हूं। तो मुझे आपको X1 यहां पर मिल जाता है, ये हो गया मेरा X1, ठीक। एक बिंदु मुझे मिल गया, ये समझ रहे हो। जो यहां से जानकारी है उसी को हम लोग यहां पर बनाते चले आएंगे। क्या जानकारी थी कि जब आपका P1 है तो ये मेरा वाला बिंदु मिल गया, जब मैं पूरा का पूरा सामान, पूरी की पूरी आय सिर्फ पहली वस्तु खरीदने में खर्च कर देता तो मैं यहां पर आ जाता। लेकिन अभी हुआ क्या है कि मेरा अनुमान वक्र यहां पर इस पॉइंट पर क्या था, टेंजेंट हो रही थी ये वाली बजट रेखा। तो जब बजट रेखा जहां पर स्पर्श रेखा बन जाती है वही मेरे लिए इष्टतम चयन हो गया। तो उस हिसाब से क्या मिला मुझे, X1 मिल गया। X1 पहली वस्तु की वो मात्रा है जो मैं खरीदूंगा जब P1 और P2 बाजार में प्राइसेस चल रहे हैं, कीमत चल रही है, हो गया। अब क्या हुआ, अब पहले वस्तु की कीमत जो है वो घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। और घट करके कितनी हो जाती है, घट करके हो जाती है क्या,
P1 डैश क्या हो जाती है, P1 डैश। तो P1 डैश घट गई कीमत, यहां कहीं पर आप पहुंच गए, क्या हो गई, P1 डैश, है ना। अब हम लोगों ने देखा था, कहां देखा था, जब हम लोगों ने बजट रेखा और ये सब पढ़ा था, उसमें मैंने एक वीडियो आप ध्यान करिए सिर्फ और सिर्फ सारे चेंजेस का बताया था, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन तो एक वाला वीडियो फिर से देखिए, है ना, क्योंकि वो मैंने सारी चीजें एक बार अच्छे से बताई थी। तो ये तो आपका पॉइंट वही रहता है, दूसरे वस्तु का प्राइस बदला नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो तो वही रहा, सिर्फ पहली वस्तु का बदल रहा है। और पहली वस्तु का जब बदल रहा होता तभी तो मांग वक्र बनाते हैं। मांग वक्र बनाते ही तब है जब बाकी सारी चीजें ना आय बदले, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि अभिरुचि और अधिमान ना बदले, और साथ में दूसरी वस्तु की कीमत भी ना बदले। तो अभी क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है वो खिसक करके आगे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि एम तो उतना ही है, लेकिन जिस चीज से आप भाग दे रहे हो वो छोटी हो गई। तो किसी भी चीज में आप छोटी से भाग दोगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो ये बिंदु आपका आ गया यहां पर, एम बटे P1 डैश, है ना। अब क्या हुआ, अब ये वाली जो आपकी बजट रेखा है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो देखिए नई बजट रेखा बनेगी कुछ ऐसी, ये आपकी नई बजट रेखा आ गई। अच्छा, तो इससे हुआ क्या, सोचिए क्या हुआ। इससे पहली चीज तो ये हो गई जो सबसे आसान है देखना, कि हमारा बजट सेट बड़ा हो गया। स्पर्श रेखा जो है वो बजट रेखा है वो बाहर की तरफ चली गई, पहले ये वाली थी अंदर वाली, अब वही रेखा जो दूसरी वाली है वो वाली आ गई। तो हमारी बजट रेखा बाहर चली गई, और बाहर जाने से क्या हुआ, पहले बजट सेट इसके अंदर वाला आ रहा था, अब ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्या हो गया, हमारा बजट सेट हो गया। क्या हो गया, बजट सेट। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये बजट सेट हो गया बड़ा वाला, और साथ में मैंने तो अनिर्दिमान वक्र की बात नहीं की है, अनिर्दिमान वक्र की बात भी की, लेकिन हमारे साथ तो पूरा अनिर्दिमान मानचित्र मौजूद है। मेरे पास क्या है, अनिर्दिमान मानचित्र। और अनिर्दिमान मानचित्र में मेरे पास जो ऊपर की उपयोगिता के मानचित्र वक्र हैं वो भी होंगे। तो इसी में मेरे पास एक अगला वक्र जो आ जाता है वो ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक। यानी कि ये जो बिंदु मुझे मिला, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर ये बिंदु मेरा अब क्या हो गया, इष्टतम चयन हो गया। इष्टतम मतलब मेरा लिए ऑप्टिमल जो बंडल मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो इसमें हुआ क्या, इस बिंदु पर मेरा जो दूसरी वस्तु की मांग थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, देखिए पहले x2 आप मांग कर रहे थे, अब x2 से घट करके x2 डैश हो गई, या x2 प्राइम बोल दीजिए, प्राइम भी बोलते हैं इसको, ऊपर जो डैश लगाते थे छोटा सा प्राइम भी बोला जाता है। और साथ में राजा बाबू x1 का क्या हुआ, x1 तो देखिए आपके लिए यहां पहुंच गया। तो पहले x1 था, अब ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं, जगह कम है यहां पे, ये हो गया आपका x1 प्राइम या x1 डैश। और सीधी सी बात है कि लिखा मैंने यहां पर है, लेकिन देखिए ये x1 इसके आगे लिख रहा हूं, इसका मतलब जो पहली वस्तु थी वो मैं अब और ज्यादा खरीद रहा हूं। और सीधी सी बात है, मैं ज्यादा क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई। तो अब मुझे जानकारी क्या मिली कि जब कीमत P1 डैश हो गई तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले x1 खरीद रहा था, अब मैं x1 की जगह x1 प्राइम खरीद रहा हूं। तो यहां था, अब मैं इसकी जगह यहां आ गया हूं इधर, यानी कि जब मुझे दूसरी वस्तु की जो मांग है वो मेरे लिए कितनी हो गई, इसकी जगह यहां पे कहीं पहुंच गया, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ऐसा करते हैं कि इसकी कीमत और भी गिर जाती है, ठीक, और भी गिर गई किसी भी कारण से। हो सकता है कि हमने अपने अंतरराष्ट्रीय बाजार खोल दिए, तो अब बाहर से बहुत ही सस्ता सामान आ गया, या कोई ऐसे सामान थी जिसकी पैदावार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, है ना। मैं यूपी से आता हूं, तो मेरा जिला है कन्नौज, और पहले कन्नौज और फर्रुखाबाद दोनों मिलाकर के एक ही जिला हुआ करते थे। तो उस समय पर मैं बचपन में पढ़ता था कि फर्रुखाबाद ऐसा जिला है जिसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा आलू होता है, आलू बहुत होता है वहां पर, बहुत से आलू की कोल्ड स्टोरेज है। तो आलू हम लोग कई बार देखा करते हैं कि आलू की फसल बहुत ज्यादा हो जाती है तो आलू सड़ रहा होता है। आप बस से बाहर से निकलोगे रोड पर तो आपको आलू सड़ने की स्मेल आती है, मतलब महक आ रही होती है। क्यों? और उस टाइम पर पूरे मेरे भी कुछ खेत है गांव में, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 60 किलो आलू है 80-80 रुपए में जा रहा है। कई बार तो किसान अपना आलू उठा भी नहीं पाता है कोल्ड स्टोर से। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता आलू हो जाता है, पैदावार बहुत ज्यादा हो गई। तो मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया और इस तरह की कोई वस्तु थी, तो इतना ज्यादा प्राइस गिर गया कि बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया है, तो क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि m बटे P1 क्या होता है? m बटे P1 हमारे उस पॉइंट को दर्शाता है जब मैं अपनी पूरी की पूरी इनकम सिर्फ पहली वस्तु खरीदने में खर्च कर दूं। और मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर आ गया, ये क्या हो गया? m बटे, अब P1 की जगह P1 डैश था ना, P1 डबल डैश कर दीजिए और घट गया। तो और घट जाएगा तो बजट रेखा भी मेरी घट जाएगी, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। तो जो घट गई बजट रेखा उसको भी बना देते हैं। ये हमारी बजट रेखा कुछ ऐसी आ गई।
ठीक, अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि जो मेरा अनधिमान मानचित्र है वो तो पहले से बना हुआ है ना, क्योंकि मेरी पहले से ही वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस हैं, जो भी मेरे अधिमान है वो पहले से पूर्व निर्धारित हैं और बहुत सुस्पष्ट है ना। तो उनको मैं फिर से इसके ऊपर प्लॉट करूंगा, तो ऐसे करके कहीं से कुछ कुछ कर्व जा रहा होगा, तो जो कर्व जा रहा है मान लीजिए ऐसा हो रहा है, ये समांतर भी होते हैं तो थोड़ा वो समांतर दिखना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कहीं पर आप पहुंच गए, ये कहीं पे मुझे बिंदु मिल गया। ठीक, अब ये बिंदु क्या हो रहा है, यहां पर मुझे x2 की एक नई क्वांटिटी मिल रही है। ठीक, और साथ में x1 यानी कि पहली वस्तु की एक नई क्वांटिटी मिल गई, और ये हो गई x1 डबल डैश, और जो वस्तु 2 की मिल रही थी वो हो गई आपकी x2 डबल डैश। ये मांग वक्र हम पहली वस्तु के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें दूसरी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। हम दूसरी वस्तु के प्राइस को भी नहीं चेंज कर रहे हैं, उसकी मांग घट रही है वो बात अलग है, वो क्यों घट रही है इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आय प्रभाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी समझिए कि हम लोग यहां पर पहुंच गए, ये हमारे लिए इष्टतम चयन हो गया है ना। अब ये जो हमारे लिए इष्टतम चयन हुआ है, उस चयन के लिए इस बिंदु पर हमारे लिए पहली वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, पहली वस्तु की मांग जितनी मांग हो रही है वो क्या हो गई x1 डबल डैश, और ये पहले से भी और ज्यादा है। तो ये कब हुआ, जब आपका पहले प्राइस घट गया था राजा बाबू, प्राइस घट करके कहां पे पहुंच गया था P1 डबल डैश पर, तो ये और कम हो गया प्राइस, तो प्राइस आपका आ गया यहां पर P1 डबल डैश, और ये कहां पर पहुंच गया, देखिए ये था फिर ये था, और उसके बाद से काफी अंतर आ गया है, तो ये है उतना ही अंतर लगभग यहां पर आपको मिलना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोगों ने ये जो भी मात्रा निकालना है किसकी, कि हम पहली वस्तु की कितनी मांग करेंगे, वो कहां से निकाल रहा है, यहां पर नहीं निकाली है ना, ये तो मैं बना दे रहा हूं बाद में, निकाल कहां से रहा हूं, इससे निकाल रहा हूं। और ये क्या है, ये हमारे अनधिमान वक्र हैं बहुत सारे, इनको मिला लेंगे तो क्या बोलेंगे अनधिमान मानचित्र। और ये जो लाइंस है ये हमारी बजट रेखाएं हैं। बजट रेखाएं क्यों हो गई, क्योंकि साथ में राजा बाबू साथ लगातार प्राइस बदलता जा रहा है पहली वस्तु का, तो जैसे जैसे प्राइस बदल रहा है वैसे वैसे हमारा बजट सेट बड़ा होता जा रहा है, और ये लाइन ऐसी तिरछी होती चली आ रही है, और ज्यादा इधर आती जा रही है। तो जैसे जैसे इधर आती आ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारे दिए गए अनधिमान मानचित्र का अलग अलग बिंदु नई जो बजट रेखा उसको स्पर्श कर रहा है। तो जब यहां पर स्पर्श करना स्टार्ट किया, इसका मतलब हमारे लिए पहली वस्तु की मांग और ज्यादा बढ़ गई। मैं एक उपभोक्ता के रूप में अपनी कुल उपयोगिता बढ़ाने के लिए अगर प्राइस इसका कम हो जाता है तो मैं पहली वस्तु और ज्यादा खरीदने लगूंगा, वो मुझे यहां से स्पष्टता दिख रहा है। क्यों खरीदूंगा मैं भी समझाता हूं आपको। तो यहां पर हम लोगों का क्या आ गया, ये बिंदु आ गया x1 डबल डैश, और ये जो बिंदु था कौन सा, ये था x1 डैश या प्राइम। अब ये जो हमारे पास इस तरह से बनकर के आ जाएगा, इन्हीं को अगर हम मिला देते हैं, यही हमारा क्या बन जाता है मांग वक्र। ये हमारा क्या हो गया मांग वक्र, है ना। अब क्या हुआ, ये डेरिवेशन में सारे पॉइंट्स पहले आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि कहां पर क्या हुआ है, कैसे हो रहा है। अब साथ में इस फिनोमेना को, ये जो चीज घटित हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो क्यों हुआ, दो तरह की एक्सप्लेनेशंस आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, पहला होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। और दूसरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन आती है, दूसरी जो व्याख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं आय प्रभाव। क्या बोलते हैं, आय प्रभाव। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत अच्छी रिसर्च करके काम करते हैं, लेकिन कक्षा 11 कक्षा 12 की जो इकोनॉमिक्स की किताब है, मैं इकोनॉमिक्स मेरा कक्षा 12 तक नहीं था, मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, तो मैंने ये किताबें पढ़ी नहीं थी, और कक्षा 12 तक मैं हिंदी मीडियम से था, तो बाकी किताबें तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ी और मैं यूपी बोर्ड से था, तो ये किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं थी। फिर जब मैंने आईएएस की तैयारी की थी 1 साल, तो उस टाइम पर मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी की तैयारी की थी, आईएएस की, और वो किताबें बहुत अच्छी थी, उनमें त्रुटियां नहीं थी, लेकिन हिंदी की किताब में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेफिनेटली निश्चित रूप से एनसीईआरटी को एक लेटर लिखने वाला हूं, क्योंकि इनकी हिंदी की जो ट्रांसलेटेड किताब है
और शब्द की बहुत त्रुटियां हैं, मतलब बीच बीच में इंग्लिश में सब कुछ सही है, उसी का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत गंदी तरह से किया हुआ है। मतलब बहुत गंदा कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से मेरी इतनी ज्यादा अपेक्षा है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इतना अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें एक भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, और मुझे हर चैप्टर में त्रुटियां मिल जा रही हैं। तो यहां पर आय प्रभाव को आम प्रभाव लिखा हुआ था, अब मैं हिंदी में पढ़ रहा तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आम प्रभाव क्या, आम प्रभाव तो होना नहीं चाहिए, कई जगह पर गलतियां हैं। तो मैं डेफिनेटली इनको लेटर लिखने वाला हूं इस बात के लिए। तो हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं कहूंगा कि एक बार आप निश्चित रूप से, सिर्फ प्रिंटिंग में गलतियां नहीं है, कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ लिख दिया है, क्योंकि पूरी मिस हो गया, एक जगह पर शब्द अधिक आना तो वो आया ही नहीं है, तो उससे पूरा अर्थ पलट जा रहा है। तो जो भी हिंदी के विद्यार्थी है वो एक बार इंग्लिश की किताब भी थोड़ा सा खोल करके देखने और ये वीडियोस अच्छे से देखें, क्योंकि किताब में त्रुटियां हैं, है ना। तो बाकी रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो मैं वापस आ जाता हूं। अब देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव यह बोलता है कि दो चीजें थी, यहां पर मान लीजिए मैं खरीद रहा था आम, फिर से हम लोग आम और केले पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब नाम दे देते हैं ना वस्तुओं को तो हमारे लिए समझना सोचना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या किया हम लोगों ने, मेरे पास केले और आम दोनों थे और केले का दाम अचानक से गिर गया। क्या हो गया, केले का दाम गिर गया। तो जैसे ही मेरे पास मुझे पता चला यार केला सस्ता हो गया है, तो मैं आम के बदले केला ज्यादा ना खरीद लूं, समझ रहे हैं ना, आम के बदले केला ज्यादा ना खरीद लो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो मुझे आम खरीदने थे अब वो वाले पैसे से मैं और केले खरीद लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को ऐसे बोला जा सकता है कि मैंने केलों को लेकर के आ गया, आम को हटा दिया, तो मैंने केलों को प्रतिस्थापित कर दिया आम को हटाकर, है ना। तो जो बनानास है उन्होंने सब्स्टिट्यूट हो गए और किसको हटा दिया हम लोगों ने, आम को। तो हुआ क्या, देखिए यही हो रहा है। केले तो आपने पहले X1 खरीदे थे, फिर आपने क्या खरीद लिए, X1 डैश खरीद लिए, लेकिन हमारे आम कम हो गया, X2 से आप X2 डैश पर आ गए, तो आपने कम आम खरीद लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आम कम हो गए और केले आपके बढ़ गए। और ये कौन से प्रभाव से बता पा रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा प्रभाव होता है, दूसरा प्रभाव क्या बोलता है, दूसरा प्रभाव ये नहीं बोलता कि आप आम कम खरीदोगे, आप क्या बोलोगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बोलता है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि देखो यार हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या है, कितने पैसे हैं। मान लीजिए मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है, कितनी है, 10,000। तो ये जो पैसे है ना इनका कोई महत्व नहीं है, ये तो कूड़ा है, कागज है, रद्दी है। जो इसकी वास्तविक कीमत है वो इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में वस्तुओं का कितनी कीमत है। अगर मान लीजिए आज मुझे 10 रुपए किलो आलू मिल रहा है और कल मुझे 10,000 रुपए किलो मिलने लगे, तो पहले तो मैं इतने सारे 1,000 आलू खरीद सकता था, 1,000 किलो, अब तो मैं 1 ही किलो खरीद पा रहा हूं। तो वो जो रुपए हैं उनका कोई वास्तव में महत्व है नहीं। जो रियल इनकम है, कौन सी रियल इनकम, मेरी वास्तविक आमदनी, वो वस्तुओं की कीमत के हिसाब से निर्धारित हो रही है। किससे निर्धारित हो रही है, वस्तुओं की कीमत के हिसाब से। और जैसे ही एक वस्तु की कीमत गिर गई, क्या हो गई, कीमत गिर गई। यहां पे देखिए जब 10,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं और 10 रुपए किलो आलू है, ठीक है, 10 रुपए किलो आलू है, तो मैं 1,000 किलो खरीद पा रहा था। लेकिन जैसे ही 10,000 रुपए किलो आलू हो गया, मैं कितना खरीद पा रहा हूं, 1 ही किलो खरीद पाया, और मैं खरीदूंगा भी नहीं, कुछ और खरीद लूंगा यार, आलू थोड़ी खरीदूंगा 10,000 रुपए किलो में, है ना। लेकिन मान लो मैं खरीद पा रहा तो मैंने 1 ही किलो खरीदा, तो हुआ क्या, देखिए यहां पर मेरी जो वास्तविक इनकम थी, वास्तविक आय थी, वो पहले थी 1,000 किलो के आलू के बराबर, अब वो 1 किलो आलू के बराबर रह गई, तो मेरी वास्तविक आय घट गई। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बोलता है, ये व्याख्या बोलती है कि मेरी वास्तविक आय घट गई। क्यों, क्योंकि सामान की कीमत ज्यादा हो गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सामान की कीमत हो गई कम, जो पहली वस्तु थी उसकी कीमत लगातार होती जा रही है कम। इसका मतलब मेरी जो वास्तविक आमदनी है वो क्या हो रही होगी, बढ़ जा रही होगी। और अगर मेरी वास्तविक आमदनी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं केले भी ज्यादा खरीदूंगा, मैं आम भी ज्यादा खरीदूंगा। अब वो आम ज्यादा खरीदने तो यहां पर दिख नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है, दोनों इफेक्ट्स एक साथ लग रहे हैं। ये वाला प्रभाव भी लग रहा है और ये वाला प्रभाव भी लग रहा है, लेकिन यहां पर ये वाला प्रभाव ज्यादा प्रभावी है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि मैं आम भी ज्यादा तो खरीद रहा था, लेकिन वो आम प्रतिस्थापन प्रभाव से जितने आम कम हो गए थे उतने बढ़ नहीं पाए आय प्रभाव से। इसलिए मेरा वास्तव में जो आम घटते हुए दिख रहे हैं वो इसीलिए घटते हुए दिख रहे हैं। समझिए क्या कहना हूं कि अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन प्रभाव ये बोलता है कि मुझे 10 आम कम खरीदने चाहिए, अब मुझे 10 आम की जगह केले ज्यादा खरीद लेने चाहिए, ठीक।
तो मेरे 10 आम तो कम हो गए। लेकिन इनकम इफेक्ट क्या बोल रहा है, आय प्रभाव क्या बोल रहा है कि वास्तव में आपकी भाई जो वास्तविक इनकम थी वो बढ़ गई है, वास्तविक आय बढ़ गई है, तो आप आम भी ज्यादा खरीदो और केले भी ज्यादा खरीदो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बोलता है कि आप 2 आम और ज्यादा खरीद सकते हो। तो 10 तो घट रहे थे, 2 आपने बढ़ा लिए, तो वास्तव में क्या हुआ कि आपके 8 आम कम हो गए। इसलिए, और ये कब हो रहा है, ये सिर्फ तब हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये उस केस में हो रहा है जब हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा प्रभावी है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बनाया वहां पर मैं दिख रहा है कि यहां पर हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा प्रभावी है। तो यहां पर जरूरी नहीं है, कभी कभी इनकम इफेक्ट वो आपके आगे की बात है, मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी समझिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बोलता है कि आप आम मत खरीदो, केले खरीद लो, है ना। और इनकम क्या बोलता है, आय क्या बोलता है, आय बोलता है कि अब आपकी आय ज्यादा हो गई, वास्तविक आय ज्यादा हो गई है, रुपए में वो नहीं, वास्तविक। और क्योंकि वास्तविक ज्यादा हो गई तो दोनों चीजें ज्यादा खरीद लो, है ना। तो जब दोनों चीजें आप ज्यादा खरीद रहे हो तो आपने आम भी ज्यादा खरीदे, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे आम कम हो गए। और वास्तव में जो हमारे केले हैं वो यहां से भी बढ़ गए और यहां से भी बढ़ गए। दोनों ही क्या बोल रहे हैं, जो चीज सस्ती हो गई उसको दोनों ही चीजें बोल रही है, दोनों ही प्रभाव बोल रहे हैं कि और ज्यादा खरीदो। और वही प्रभाव हम लोग इस वक्र को एक्सप्लेन करने में यूज करते हैं कि इस कारण से जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, कम होता जाएगा, हमारी वस्तु की मांग जो है बढ़ती जाएगी। और यही तो हमारा मांग वक्र है। तो क्या है मांग वक्र, फिर से समझिए। मांग का नियम क्या है कि अगर अन्य वस्तुओं की कीमत जो है वो उतनी ही रहे, किसी उपभोक्ता की जो आमदनी है वो उतनी ही रहे, उस उपभोक्ता की जो अभिरुचियां हैं, जो उसका अनिर्माण मानचित्र है वो अपरिवर्तित रहे, तो सिर्फ तब, ये तीनों चीजें जब स्थिर हैं तब किसी वस्तु की कीमत के हिसाब से उस वस्तु की वह उपभोक्ता कितनी मांग करेगा और कितने खरीद पाने में सक्षम होगा, उस संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको जब मिला देते हैं हम लोग किसी रेखा चित्र को तो मांग वक्र मिल जाता है। और वो संबंध हमें ये बताता है कि जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत कम होती जाएगी उस वस्तु की मात्रा की मांग बढ़ती जाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं मांग का नियम। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो सारी चीजें आप देख लीजिए, कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इस वीडियो के नोट्स सारे वीडियोस की तरह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा नोट्स के लिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।